पता नहीं इसमें कितने सिक्के हैं, पैसे हैं, रुपए हैं, क्या है इसके अंदर, क्या क्या हो सकता है, कैसे पता चलेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे ना कि मतलब इस गुल्लक के साथ मैं करना क्या चाह रहा हूँ क्या। तो दोस्तों मैं ये पता करना चाह रहा हूँ इसके अंदर है क्या और कैसी संरचना है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, इसके कैसे क्या क्या है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग तो बोल रहे होंगे पटक दो उठा के। तो दोस्तों इसके अलावा कोई सोर्स हो तो बताना। फिलहाल इसकी तो नहीं, पर हाँ हमारी धरती के बारे में, सोर्स के बारे में समझते हैं। हमारी धरती के अंदर क्या है, कैसे पता चला, कुछ सोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे हमें ये पता चला कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या एक्चुअल में। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा डॉक्टर होता है ना, आला लगा करके अनुमान लगाता है, हमारी धरती हमारे पेट के अंदर घुस नहीं जाता, बट उससे अनुमान हो जाता है कि वास्तव में है क्या। ठीक है, इंसान जिंदा है या निपट गया। ठीक है दोस्तों, तो अनुमान लगाया गया है। और किन सोर्सों में, तो दोस्तों वो 3 सोर्स थे। तो कौन कौन से सोर्स थे तो दोस्तों समझेंगे। पर इससे पहले ये बताइए कि क्या धरती के अंदर घुस सकते हैं हम लोग? नहीं ना। कितना अंदर जा सकते हैं, मैक्सिमम ड्रिल कितना कर सकते हैं? तो दोस्तों जो आर्कटिक सर्कल है, सॉरी आर्कटिक जो सागर है, उसके एक क्षेत्र यानी कोला क्षेत्र में दोस्तों लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक ड्रिल किया गया, यानी उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नीचे जाना संभव नहीं होता है। आपने सुना होगा कि सोने की खदान जो होती है 3 से 4 किलोमीटर, अफ्रीका की जो सोने की खदान है 3 किलोमीटर के आसपास है, इसके नीचे नहीं है कुछ, क्या है। तो कैसे पता चला? तो हमको सोर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें पता चला। तो कौन कौन से सोर्स हैं? तो दोस्तों वो 3 सोर्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 सोर्स हैं। पहला है प्राकृतिक सोर्स यानी नेचुरल, दूसरा है अप्राकृतिक यानी कि जो आर्टिफिशियल है, और तीसरा जो है वो सोर्स कहीं कहीं पे दिखता है, किसी किसी बुकों में, कहीं कहीं नहीं दिखता है। तो दोस्तों मेन तो प्राकृतिक और अप्राकृतिक है। तीसरा जो है पृथ्वी से, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, उसके कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने जाना कि हमारी धरती के अंदर क्या है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सोर्स? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक यानी नेचुरल 2 सोर्स हो गए। कौन कौन से दोस्तों? पहला जो सोर्स है वो हमारा है भूकंप। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी। दोस्तों ज्वालामुखी धरती के लगभग 60 से 70 किलोमीटर धरती के नीचे से उकर आता है। ठीक है ना, उठा के पलटी कर देता है। तो चलिए कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की गहराई तक तो पता चला कि क्या है। कोई बात नहीं, उसके नीचे कैसे पता चलेगा? उसके नीचे ज्वालामुखी जी ने कहा कि ऐसा है, अब जाइए भूकंप के पास, वही आपका निदान करेगा। तो हम आते हैं भूकंप के पास। तो जो दूसरा प्राकृतिक स्रोत है वो है हमारा भूकंप यानी अर्थक्वेक। ठीक है दोस्तों, भूकंप ने कहा कि मेरे पास तीन बाण है। कौन कौन से बाण है? PSL। ठीक है, याद रखना, PSL। इन 3 बाण से मैं ये बता सकता हूं कि वास्तव में धरती के नीचे क्या है, मैं अनुमान लगा सकता हूं। मैंने 3 सैनिक रखे हैं। तो ये 3 सैनिक दोस्तों वास्तव में है भूकंप की तरंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी तरंगे? P यानी कि प्राइमरी तरंग, S यानी कि सेकेंडरी, और L यानी कि जो लैंड तरंगे होती है ना, तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों ये तीनों तरंगे कैसे वर्क करती हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आखिर में हमारे पास सोर्स है, कैसे मान लेंगे? तो भैया सोर्स कैसे, इसने क्या क्या काम किया है, तो उसके बारे में समझेंगे। कैसे बता सकती है कि धरती के अंदर ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, तो समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि तरंगों के बारे में, भूकंप के। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं पी वेव्स जो है, इनको हम प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक तरंग बोलते हैं। इसके अलावा ये तरंग जो है कंपन करती है, यानी कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि के अकॉर्डिंग चलती है, तो इसलिए इसको हम अनुदैर्ध्य ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य के अकॉर्डिंग भी इसको मानते हैं। इसका अनुदैर्ध्य भी नाम है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं इसको। कौन सी तरंग? प्राइमरी तरंग, पी तरंग। ठीक है ना, पी वेव्स, प्राथमिक वेव्स, और एक है अनुदैर्ध्य। और इसका काम क्या है? ये जो है इस सैनिक के पास 2 बाण होते हैं, और ये दोनों बाण कैसे मारता है? तो दोस्तों जानते हो, पहला बाण जो ये मारता है ठोस में। ठीक है दोस्तों, क्या मारता है? ठोस में मारता है, सॉलिड में मारता है। और यानी कि ये जो तरंग होती है ये सॉलिड में चलती है, और साथ ही साथ इसके पास एक और बाण होता है, वो चलती है किसमें? तरल में।
दोस्तों तरल में भी ये चलती है। तो कैसे चलती है दोस्तों, आपको पता है, आप घर से निकले साइकिल लेकर के या मोटरसाइकिल लेकर के, तो रोड खाली मिला तो आप बहुत तेज सन से लेकर निकल जाते हो। जैसे ही मार्केट आता आपकी स्पीड कम हो जाती है। सेम यहाँ पे भी होता है, इसकी स्पीड ठोस में तो बहुत तेज होती है पी वेव की, और तरल में आते ही क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है और उसका दिशा भी चेंज हो जाता है। मान लो ये इस तरीके से आ रही है, दिशा ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दिशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आपने अपवर्तन के बारे में तो सुना होगा, तो ये अपवर्तित हो जाती है, मतलब वापस तो नहीं जाती है, हाँ, पर ये क्या होती है, दिशा अपनी बदल देती है और स्पीड कम होने की वजह से। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो पी वेव्स होती है ठोस में भी चलती है और तरल में भी चलती है। जब भूकंप आता है और पी वेव्स आती हैं तो हम समझ जाते हैं कि धरती के नीचे क्या है, ठोस भी है और तरल भी है। ठीक है दोस्तों, बट इसके बाद एक और वेव्स आती है जिसको हम बोलते हैं एस वेव। समझते हैं एस वेव के बारे में। तो दोस्तों एस वेव जो होती है ये केवल और केवल ना नौसिखिया है, यानी कि ये केवल और केवल खाली सड़क पे चलती है, बहुत भौकाल मारती है खाली सड़क पर। ठीक है, जैसे ही मार्केट आती है साइकिल से उतर के पैदल चलने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये ठोस में केवल चलता है, ठीक है, ये केवल सॉलिड में चलती है, और जैसे ही तरल आएगा यानी कि लिक्विड फॉर्म आएगा, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 0 किलोमीटर हो जाएगी, बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों शून्य होने का अर्थ क्या हुआ, ये तरल में गायब हो जाती है। तो जब तब अगर धरती के नीचे तरल चीज होगी तो वहां पे ना एस वेव नहीं चलेगी। इससे ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर तरल है, इसके धरती के अंदर में क्या है, तरल चीज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एस वेव किस तरीके से बताती है। तो एस वेव केवल सॉलिड में चलती है। ठीक है, लास्ट है एल वेव, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो होती है धरातलीय तरंग होती है, ये जो है पी वेव यानी प्राइमरी वेव या फिर सेकेंडरी वेव की तरह नहीं होती, क्योंकि पी वेव क्या होती है, ये ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, और जो है एस यानी सेकेंड क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ये लाइट की तरह यानी प्रकाश की तरंगों की तरह चलती है। तो इसलिए एस वेव को अनुप्रस्थ बोलते हैं। बट जो एल वेव होती है धरातलीय होती है, धरती के ऊपरी पार्ट में चलती है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, तो इसलिए हम केवल और केवल पी और एस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, धरती के अंदर क्या है ये चीज जानने के लिए। तो हमने पहला सोर्स समझ लिया। पहला सोर्स क्या था, नेचुरल यानी प्राकृतिक सोर्स, जिसमें ज्वालामुखी और भूकंप था। तो ज्वालामुखी भी कई प्रकार के होते हैं, सारी चीजें जब हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे ज्वालामुखी में, उसके बारे में तो समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप समझते हैं प्राकृतिक के बाद अप्राकृतिक सोर्स, जिससे हमें पता चला कि धरती के अंदर क्या है। तो जैसे दोस्तों जल का सोर्स वर्षा होती है ना मुख्य रूप से, और प्रकाश का सोर्स सूर्य है, उसी प्रकार से हमारे आंतरिक संरचना जो धरती की है उसकी जानकारी का सोर्स क्या है, प्राकृतिक अप्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक तो हम समझ गए ज्वालामुखी और भूकंप है। अब अप्राकृतिक से कैसे समझते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि जैसे कि आपने क्या किया, आपका ये एक 2.5 किलो का हाथ है और ये 2.5 किलो का हाथ आपने किसी का पकड़ लिया। जब आप पकड़ते हैं तो आप दबाव लगाते हैं, क्या करते हैं, दबाव। ठीक है ना, आपका जो डेंसिटी वाला हाथ है ना जबरदस्त है, किसी के 100 ग्राम के हाथ जैसा नहीं है, 2.5 किलो का हाथ है। अब आपने दबाव डाला और दबाव डालने पर क्या हुआ, आप दबाव डाल के देखिएगा हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, तापमान बढ़ने लगता है। एग्जैक्टली यही चीज होता है हमारे पास। जो अप्राकृतिक होता है वो होता है हमारा घनत्व। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सीधे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, दबाव के। ठीक है ना, उसके बाद जब घनत्व ज्यादा होगा तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये दबाव भी ज्यादा डालेगा, तो क्या हो जाएगा, दाब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब दाब अधिक होगा तो टेम्परेचर भी अधिक होगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या आता है, ताप आता है। दोस्तों घनत्व अधिक हुआ तो दाब अधिक होगा, और जब दाब अधिक होगा तो ताप भी अधिक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोस्तों समझ लेना इनका संबंध तो कैसे है। मान लीजिए ये पहले आपको किसी को समझ में आता है घनत्व, किसी को नहीं समझ में आता। जिसको समझ में आता है स्किप कर लीजिएगा ये पार्ट थोड़ा सा, बाकी जिसे नहीं समझ में आता वो देखिए घनत्व क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, दोनों का एरिया सेम है। ठीक है ना, वैल्यूम दोनों का सेम है। अब इसी वैल्यूम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसमें रुई भर लिया और इसमें क्या किया,
कांच की गोलियां डाल दी। क्या आप वेट करिए दोनों बराबर होंगे क्या? नहीं, ये क्या होगा? भारी होगा। भाई ये भारी होगा, इसका दाब भी क्या होगा? अधिक होगा। जब दाब अधिक होगा तो इससे टेम्परेचर भी अधिक होगा। तो इसी तरीके से हमारी धरती में जितने अधिक डेंसिटी वाली चीज होगी, चट्टानें होंगी, वो अधिक दाब करेंगी और उतना अधिक जब नीचे जाएंगे ना टेम्परेचर अधिक होगा। इस हिसाब से भी हमने क्या किया, धरती के आंतरिक संरचना के बारे में समझा है। तो ये हो गए अप्राकृतिक स्रोत, घनत्व, टेम्परेचर, दाब और ताप। ठीक है दोस्तों ये घनत्व काम कैसे करता है? घनत्व ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो डेंसिटी जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि दाब अधिक होगा। जब कोई चीज को दबा के रखिएगा ना तो उसकी डेंसिटी फिर बढ़ने लगती है ना, कोई चीज को। तो जैसे जैसे अधिक दाब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा अधिक। ठीक है दोस्तों, बढ़ेगा टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा। तो टेम्परेचर किस हिसाब से, इनका एक रेशियो चलता है। वो रेशियो क्या होता है? एक मतलब सिस्टम चलता है कि अगर 32 मीटर अंदर जाइएगा धरती के तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये हर जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है महासागरीय जो परपटी होती है और जो महाद्वीपीय अलग अलग होती है, इनकी अलग अलग जो है डेंसिटी होती है। बट ये 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाद अचानक से घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन में पूछता है तो आप ये बता दीजिएगा 32 मीटर पर 1 डिग्री या फिर 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 डिग्री जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये ताप का था, यानी प्राकृतिक। अप्राकृतिक यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू हमने जाना कि वास्तव में धरती के नीचे क्या है। तो अब हम समझेंगे कि धरती के नीचे जो है वो क्या है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, जैसे हम तरबूज लेने जाते हैं ना, तो तरबूज वाले से कहते हैं कि भैया बताइए मीठा है कि नहीं, तो उसको पता नहीं कैसे पता रहता। जैसे गुल्लक है, पता नहीं चलता इसमें कितने रुपए है ना, वैसे पर उसे पता चल जाता है, वह अनुमान लगाता है हाँ ये पका है, फिर भी हमें नहीं मतलब लगता है कि नहीं ये पका नहीं, तुम काट के दिखाओ। तो भी वो चालाक होता है, ऐसे काटता है, उसका कुछ पार्ट निकालता है, एक फॉल्स निकालता है ना, उसी को आपको नमूने के तौर पर पेश करता है, लीजिए सर खाइए। ठीक है ना, और आप खाते हैं, कहते वाह सही है। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए इसी तरीके से हमने भी धरती को नमूने के तौर पर निकालना है और उसी को समझना।